Who approached you to come into the politics? आपको नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश आया 2019 में? आपको जब ये सूचना मिली कि कैबिनेट में लिया जा रहा है और रेलवे का पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, ब्रीफ क्या था प्राइम मिनिस्टर का? 2019 में उन्होंने लाल किले से कहा कि 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत दी जाएंगे। जो 16 कोच का कॉम्पोजिशन है उसमें कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाएगा तो 8 कोचेस कर दिए गए। हमने अलग अलग डिविजन्स में कई वंदे भारत को देखा है। जनरली वो 80s में स्ट्रगल कर रही हैं एवरेज स्पीड में, लेकिन देहरादून आनंद विहार 64 किलोमीटर ये एवरेज स्पीड है। पटना रांची 63, पूरी राउरकेला 65, मुंबई शिरडी 66। मैं एड ऑन लेता हूं इस पॉइंट को। जी, क्वेश्चन इज, आप इम्प्रूव करने पे फोकस करोगे ताकि बेटर गाड़ी आए, या आप जस्ट जैसा भी है उसको काम चलाओ काम करोगे? नहीं। विद्यार्थियों की बात कब समझेंगे मंत्री जी? विद्यार्थी कह रहे हैं 2019 के चुनाव के पहले नौकरियां ही नौकरियां, भर्ती ही भर्ती। हमारे सामने डेटा है, अभी लोको पायलट की कुछ भर्तियां आई। क्या सरकार की मंशा इन सारे पदों को भरने की है? जनवरी में निकले लोको पायलट्स ALP की, अप्रैल में निकले टेक्नीशियन की, जून में निकले नॉन टेक्निकल कैटेगरीज है उसकी, और अक्टूबर में निकले जो लेवल 1 की वैकेंसीज है। इस तरीके से प्लानिंग करके पूरा स्केड्यूल बनाया गया है। द हिंदू अखबार ने आंकड़ा प्रस्तुत किया RTI के हवाले से कि प्रधानमंत्री के सेल्फी पॉइंट के लिए हर स्टेशन पे कितने लाख रुपए खर्च किए गए। गलत बात है, एकदम गलत बात है। कई सारी पॉपुलर ट्रेन्स उनमें स्लीपर कोचेस की संख्या घटती जा रही है, AC कोचेस की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं। भ्रम फैलाने का काम है। जब जब सीजन आता है तब AC में भी भरपूर भीड़ हो रही है। बेटिकट यात्री चढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे दे करके एक वैलिड टिकट खरीदा है वो अपनी सीट पर बैठ नहीं पा रहे हैं, वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। क्या बात सही है? ये बात सही है, पर मुझे उस फैसले पर कन्विक्शन था। पेगासस का इस्तेमाल जिन फोन्स पर हुआ 2017 से 19 के बीच, हमने पार्लियामेंट में उस पे स्टेटमेंट्स दिए। आपने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने जांच के लिए गठित समिति को सहयोग नहीं किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। वर यू सरप्राइज व्हेन यू गॉट टू नो कि आपके फोन में भी पेगासस था? आलोचक ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कानून को ड्राफ्ट किया गया है उसमें सरकार ने खुद को इमरजेंसी पावर्स के नाम पे इतना एम्पावर कर लिया है कि अब प्राइवेसी नाम की चीज बची नहीं है। तो क्या पत्रकारों की अब चिंता ये भी होगी कि भाई हमारा भी डिवाइस हमारे जेब में, हम भी बहुत सारे डाटा ला रहे हैं? 31 अक्टूबर को एप्पल का नोटिफिकेशन आया, सबने कहा, बहुत हल्ला मचा। फिर मंत्री जी का बयान आया कि हम जांच करवाएंगे। उस जांच का क्या हुआ? जांच चल रही है, टेक्निकल जांच चल रही है, बहुत ही क्लियर। और कोई भी एक भी व्यक्ति मेरे ख्याल से सामने नहीं आया जिसने अपना फोन जांच के लिए प्रस्तुत किया हो। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा जाते हैं, कहते हैं नवीन पटनायक सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। जय पांडा जाते हैं, कहते हैं नवीन पटनायक ने बेड़ा गर्क कर दिया। अश्विनी वैष्णव जाते हैं, बीजू जनता दल का पत्रक रिलीज होता है कि हम राज्य के हितों का ख्याल रखते हुए अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। ये समझा दीजिए क्या राजनीति है। जहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बात आती है, टेक्निकल डिटेल्स की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, देयर इज अ डिफरेंट अश्विनी वैष्णव लोडेड विद डिटेल्स। जैसे पॉलिटिकल सवाल आते हैं, आपको लगता है मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? छोड़ो इन सब चीजों। Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यूज का प्रोग्राम है जिसका नाम है जमघट, जहां सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछे जाते हैं आपके बिना पर सवाल। जमघट में आज के हमारे जो मेहमान हैं, इनकी करियर ट्रेजेक्टरी, उससे भी पहले कहें तो लाइफ ट्रेजेक्टरी और पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी बड़ी दिलचस्प है। गुजरात से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से IIT कानपुर और फिर लवासना का सफ़र पहुंचता है ओडिशा, क्योंकि वही कार्डर अलॉट होता है। उसके बाद PMO आते हैं, फिर पोर्ट संभालने पहुंचते हैं, फिर पहुंच जाते हैं प्रतिष्ठित वॉर्टन कॉलेज MBA करने के लिए, और फिर समझ में आता है अर्थशास्त्र नए सिरे से व्यक्तिगत, काहे से कि स्टूडेंट लोन बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर प्राइवेट सेक्टर, कुछ नौकरियां, कुछ अपनी कंपनियां, और 2019 में ये सब बदल जाता है क्योंकि वो दो नेताओं को एक साथ साध लेते हैं जिसको समझने में हमारी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होने वाली है। नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी ओडिशा की राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी, पर यदि दोनों का कोई कॉमन लिंक है तो वो हमारे आज के इस एपिसोड के नायक हैं जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे।
जमघट के इस एपिसोड के मेहमान हैं केंद्रीय रेल मंत्री, संचार मंत्री और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा जाते हैं, कहते हैं नवीन पटनायक सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। जय पांडा जाते हैं, कहते हैं नवीन पटनायक ने बेड़ा गर्क कर दिया। अश्विनी वैष्णव जाते हैं, बीजू जनता दल का पत्रक रिलीज होता है कि हम राज्य के हितों का ख्याल रखते हुए अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। ये समझा दीजिए क्या राजनीति है। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा भाई। देखो ऐसा है, हमारी राजनीतिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में जितने भी फैसले होते हैं वो पार्टी करती है। कार्यकर्ता के हिसाब से, एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता के हिसाब से जो पार्टी फैसले लेती है वो स्वीकार करके आगे बढ़ना होता है। इसी भावना से काम हम करते हैं और इसी भावना से काम करते जाएंगे। क्या आप इस उम्मीदवारी के समर्थन के लिए 2019 में नवीन पटनायक से मिले थे? देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पार्टी सोच समझ के निर्णय लेती है। एक जो भी बड़ा आयाम पार्टी को देखना होता है उसके हिसाब से सोच के, मेरी तो राजनीतिक अनुभव कम है, जिन लोगों का राजनीतिक अनुभव है, जिन्होंने सोच समझ के स्ट्रैटेजी बनाई, सोच समझ के काम किया, हमें तो उसके हिसाब से आगे नीचे एग्जीक्यूट करना है फील्ड में। Who approached you to come into the politics? आप तो अपनी कंपनियां चला रहे थे, कई कंपनियों में डायरेक्टर ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि अगर आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है पब्लिक सर्विस की, तो उसे खुशी के साथ और ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकार करना चाहिए। इंसान जो बड़ा पॉलिटिकल कैनवस मिलता है जिसमें आप बहुत बड़ा चेंज कर सकते हो सोसाइटी में, बहुत कुछ अच्छे काम कर सकते हो, वैसा कैनवस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो उनके प्रति मेरा ग्रैटिट्यूड है। मैं डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एक ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप कुछ काम कर सको, बहुत अच्छा काम कर सको, लोगों के साथ जुड़ सको। तो कहाँ हमारी हैसियत क्या थी वहाँ से। नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश आया 2019 में? देखो काम ये सब सौरभ, पार्टी के डिसीजंस होते हैं, उन डिसीजंस के हिसाब से चलना होता है। अच्छा, दो लिंक आपके बहुत चर्चित हैं। एक कि अश्विनी वैष्णव के राजनीतिक अभ्युदय में जो पहला बड़ा पड़ाव आया वो तब आया जब एक यंग आईएएस ऑफिसर को उड़ीसा से दिल्ली बुला लिया गया प्रधानमंत्री कार्यालय में। आप डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पे आए थे जी, और वहाँ से जो आपका प्रधानमंत्री कार्यालय से, फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में गए तब उनके प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से जो जुड़ाव रहा। दूसरा बड़ा पड़ाव माना जाता है जब आप अपने कारोबार के सिलसिले में अपने नए अवतार में गुजरात पहुंचते हैं, वहां पर निवेश करते हैं और नए सिरे से आपकी नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके करीबियों से मित्रता या परिचय होता है। आपका अपना भी एक पारिवारिक गुजराती लिंक है, बल्कि हमें तो ये भी बताया गया कि आप उड़िया और मारवाड़ी के अलावा गुजराती भाषा भी अच्छे से बोल लेते हैं, अंग्रेज़ी तो है ही। और तीसरा बड़ा लिंक बताया गया नवीन पटनायक के राजनीतिक उत्तराधिकारी बताए जा रहे और आईएएस में आपके मेरे ख्याल से 6 साल जूनियर, योर्स इज बैच ऑफ 94, ही इज 2000 बैच, उनसे आपकी दोस्ती। आलोचकों ने तो ये भी कह दिया कि आपके सांसद बनने से पहले आपके या आपके परिवार के पांडियन के साथ व्यावसायिक हित भी जुड़े हुए थे। इन तीनों चीज़ों पर बता दीजिए। देखो ज़िंदगी कई पड़ावों में गुजरती है। डेफिनेटली पब्लिक लाइफ में आईएएस में आने का एक अच्छा मौका मिला था और उड़ीसा में काम करने का मौका मिला। 27वीं रैंक थी आपकी? वो तो चलो उससे क्या होता है, सिविल सर्विस। अरे आजकल तो भाई साहब यूपीएससी वाले लोग अपनी मार्कशीट, रैंक ट्विटर पे भरमार रहती है। वो सबसे कुछ नहीं होता, वो तो इंसान की एक डेस्टिनी भी होती है। तो कई चीज़ें अपने हाथ में भी नहीं होती है, कई चीज़ें अपने हाथ में होती है। पर एमटेक करने के बाद आईआईटी कानपुर से यूपीएससी में जाना, ये तो आपका फैसला रहा होगा। बाबूजी का क्या मन था? छोड़ो इन सब चीज़ों को, इन सब में क्या पड़ा। आज की जो अच्छे काम हो रहे हैं उस पर बात करो ना। उन पर भी आएंगे, उन्हीं पे फोकस करते हैं। देखो जी, नहीं, मेरा एक टेक्निकल माइंड है और एक शुरू से मेरी रुचि बहुत रहती थी, नई चीज़ें करूं,
नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करूं, उस तरह से मेरी रुचि उस तरह से रहती है। कॉलेज में रहते हुए भी कई चीज़ें बना के उनका अच्छा उपयोग होता था और कई तरह के सर्किट्स डिज़ाइन करना। पहला नेटवर्क प्रिंटर बनाया था। अच्छा, अच्छे खासे चले थे, 40-50 यूनिट बना के मार्केट में भी दिए थे और लोग आते थे बेंगलोर वगैरह से कि चलो मिलके कंपनी खोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसकी। वो अपने आप में बहुत एक यूनिक चीज़ थी। पहली बार साउंड को मल्टीमीडिया डेटाबेस के अंदर डाला था। ये जो रेलवे का अनाउंसमेंट सिस्टम है, तब IIT कानपुर से मेरे प्रोजेक्ट का बाय प्रोडक्ट था। काफ़ी पहले की बात है, अब तो दुनिया बदल गई। अर्ली 90s। हाँ, 92 की बात है, 92-93 की बात है जी। तो ये सब चीज़ें, मेरा टेक्निकल बेंट ज़्यादा था। एक पिताजी का ड्रीम भी था और IAS में आने के सोसाइटी का भी एक होता है, तो फिर ऐसे ही ईश्वर की इच्छा थी, ले आए। PMO में कैसे आना हुआ? बहुत एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था 1999 का सुपर साइक्लोन। उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट पे पूरा आया था। उसमें बहुत बड़ा, उड़ीसा के लिए बहुत ही बड़ी एक तबाही थी वो, एक तरीके से। मैं बालेश्वर में सेवा करता था तब, और बालेश्वर में हम लोगों ने थोड़ा सा IIT से आए थे फ्रेश, तो कुछ नासा JWTC वगैरह के जो कंप्यूटर्स थे वहाँ से काफ़ी अच्छा डेटा मिल गया और उसके डेटा की सारी मॉडलिंग करके बेसिकली कहाँ पे प्रेशर है, कहाँ पे प्रेशर कम है, कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, वो करके इसका साइक्लोन का ट्रैक पूरा निकाला। और साइक्लोन 350 किलोमीटर पर आवर पीक स्पीड थी, एवरेज मोस्ट डिजास्ट्रस 100 साल में एक बार आता है वैसा साइक्लोन। 350 थी पीक और जो उसका आई था वो 150 किलोमीटर के आसपास का। और जब भी साइक्लोन का आप देखोगे, एक जगह से जब गुजरता है तो पहले एक डायरेक्शन में विंड जाती है, फिर दूसरी डायरेक्शन में काउंटर साइक्लिकल विंड्स जाती है, काउंटर क्लॉक विंड्स जाती है। तो उसमें मैसिव डैमेज हुआ था, बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। आप कलेक्टर थे तब वहाँ पे? मैं बालेश्वर में सेवा करता था तब। हम लोगों ने, बिकॉज वी वर एबल टू सी फॉरवर्ड कि क्या होने वाला है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेडनेस की थी पूरी टीम ने। आप फैक्स करते थे वेदर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को निकाल के इंटरनेट से? हाँ, पूरा मैंने कंप्लीट हाथ से, पेंसिल से भी ग्राफ पेपर पे मॉडल बनाया था और कई चीज़ें थी। पीपलसेट की जो एजेंसियां हैं जिनका ये काम है, बैक एट दैट टाइम यू वर मोर एक्यूरेट एंड इफेक्टिव एंड रेडी इन कंपैरिजन ऑफ दोज एजेंसीज जिनका ये काम। उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। IMD कहता था कि ईस्ट कोस्ट पे एक साइक्लोन आएगा। ईस्ट कोस्ट तो ढाका से लेके चेन्नई तक होता है, तो ईस्ट कोस्ट का कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो इस तरह की उस ज़माने में आती थी फोरकास्ट। मैंने एक्यूरेटली पूरा निकाला था और उसके हिसाब से किस फेज़ में किस ज़िले में ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा वो निकाला था। और सारे के सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के इवैक्यूएशन का जो मॉडल आज भी चलता है, जिसको उड़ीसा मॉडल बोलते हैं, वो मॉडल बालेश्वर में बना था कि जो भी गांव की ऊंची जगह है, उस ज़माने में तो केवल एक मंदिर या कोई पक्की स्कूल होती थी, उस पे सब लोग शिफ्ट हो जाए ताकि जब पानी आएगा तो आप बह के नहीं जाए। मतलब जो अफेक्टेड एरिया था, उस एरिया में अगर आप घूमो तो जैसे कारपेट बॉम्बिंग होती है ना, एक एक घर फ्लैट, ख़त्म, फिनिश। और गांव में जस्ट एक जो पक्का मकान या ऊंची जगह रही होगी, उस पे लोग शिफ्ट हो गए थे। करीब करीब मेरे ख्याल से, अब एग्जैक्ट याद नहीं होगा मुझे, लेकिन 1,35,000 1,40,000 लोग ऊंची जगहों पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हमने इवैक्यूएशन का मॉडल ये बनाया। दे रहा है कि इतने लोग बच गए, तो इतने लोग बच गए, जितने लोग मरे वो भी भीषण तबाही थे, भीषण तबाही हुई थी। फिर वो हाईवे कट गया था, तो हाईवे को रिस्टोर करना, उसमें लिटरली मतलब आज भी मुझे सारी चीज़ें एकदम माइंड में पिक्चर क्लियर बनता है, कैसे उसको रिवाइव किया, रिस्टोर किया। जैसे मतलब आर्मी वगैरह के जो भी एक्सपर्ट्स आते थे, कहते थे 2-2.5 महीने लगेंगे। तो हम लोगों ने कहा ऐसे तो नहीं चल सकता, हमको तो 6 दिन के अंदर अंदर रिस्टोर करना ही करना है। तो भगवान कैसे करेंगे? हाँ, तो वरना पहुँचेगी कैसे रिलीफ, क्योंकि भुवनेश्वर तक सारा कम्युनिकेशन बंद हो गया था। टेलीकॉम के भी 4 पैरेलल नेटवर्क बनाए थे। फिर नीलगिरी, जहाँ अभी प्रताप सारंगी जहाँ से आते हैं, उस जगह में 300 के आसपास माइंस थी, ये सारी जो पत्थर की माइंस थी। जितनी ट्रकें थी, सारी ट्रकें रिक्विजिशन करके भगवान राम ने सेतु बनाया था, वैसे कि वैसे पत्थर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। 200 फुट गहरा था और करीब 1.5 किलोमीटर लंबा था।
हाईवे जो कट हुआ था जामझाड़ी के पास, जगह का नाम भी मुझे याद आता है अभी, जामझाड़ी। तो वो जो काम था, उस काम से लोगों में एक अच्छा रहा था, और तो फिर पीएमओ से ये चीज़ों की मॉनिटरिंग होती थी। सैकिया साहब थे? सैकिया साहब थे, और तो फिर ले आए इधर दिल्ली। अभी हमारे इंटरव्यू को शुरू हुए 10-15 मिनट हुए हैं, हम पहली बार ठीक से बातचीत कर रहे हैं। जहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बात आती है, टेक्निकल डिटेल्स की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, देयर इज अ डिफरेंट अश्विनी वैष्णव लोडेड विद डिटेल्स। जैसे ही पॉलिटिकल सवाल आते हैं, आपको लगता है मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो, काम के बारे में बात करूं? ये द्वैत कैसा है? कोई इसमें द्वैत नहीं है। देखो, सार्वजनिक जीवन में हमारा जो काम है वही काम बोलता है। पीएम साहब हमेशा एक स्पष्ट तरीके से कहते हैं, आज जन जन में जो विश्वास आया है प्रधानमंत्री जी के काम के कारण, वो विश्वास हमारी राजनीति है, वो सेवा हमारी राजनीति है। तो हमें अपने काम पे ही, उनका शुरू से ये रहा है, और हमेशा ये चीज़ नए कार्यकर्ताओं को, हम लोग एक तरीके से नए कार्यकर्ता, अनुभव कितना है, तो राजनीतिक अनुभव कितना है, बहुत कम है। तो हम सबको ये जो अनुभव दूसरों जो सिखाते हैं हमको, अनुभवी लोग, वो हमें सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी को आपकी यही खासियत बहुत पसंद आई होगी कि यू आर नॉट मेकिंग इट अबाउट योरसेल्फ। नहीं, देखो, इतनी बड़ी सरकार एक बड़ी जहाज है, इसका एक बहुत दूरदृष्टा, बहुत दूरदर्शी कैप्टन है। इस शिप को चलाने में कई लोगों का काम लगता है। कभी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कोई एक मतलब मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, इतने लोग सहयोग करते तब जाके कुछ हो पाता है। शिप में कई तरह की चीज़ें, इंजन भी है, रडर भी है, पीछे रोटर भी है, ट्रेन में कई तरह की चीज़ें। तो सब मुझे बहुत जल्दी रेलवे इंजन पे आना है, इसलिए मैं फटाफट, हाउ वाज इट वर्किंग विद अटल बिहारी वाजपेयी? वाजपेयी जी के साथ काम करने का अलग अनुभव था। वो सोसाइटी अलग थी, इकोनॉमी की साइज़ अलग थी, उस ज़माने के पॉलिटिकल चैलेंजेस अलग थे। बीजेपी एक तरीके से मेन स्ट्रीम में आई थी, 2 सीटों से उस लेवल पे आई थी, और बीजेपी की एक्सेप्टेंस, भारतीय जनता पार्टी की एक एक्सेप्टेंस बनी थी। पर अलायंस का प्रेशर भी बहुत था, कई तरह के चैलेंजेस, कई रिफॉर्म्स होते रहते थे, वो चैलेंजेस अलग थे। फिर आपको ये सब छोड़ के वॉर्टन जाने का? मेरा आईएएस में बहुत ज़्यादा मन कभी था नहीं, मैं काफ़ी पहले ही छोड़ देना चाहता था। मेरा टेक्निकल साइड में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी 2 ही सब्जेक्ट मुझे ढंग से अच्छे से समझ में आते हैं, तो मैं उसी विषय में ही काम करते रहने का मन करता था मेरा। फिर लौट के आए, इस्तीफा दे दिया? वो तो मैं एक्चुअली पहले दूसरे साल में ही बाहर निकलने के हिसाब से था, लेकिन एक के बाद एक ऐसे परिस्थितियाँ रही कि निकलते निकलते देरी हुई। और फिर अपनी कंपनियाँ शुरू की? हाँ, मुझे था कि भगवान ने मेहनत करने की एक शक्ति दी है, तो मेहनत करेंगे, कुछ करेंगे। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कई लोगों को, कई परिवारों को आप एक तरीके से नई एक रोजगार देते हो, उनके साथ जुड़ते हो। किस तरह के काम करती थी आपकी कंपनियाँ? मैंने मोस्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा काम किया। कई फेलियर्स भी हुए, 3-4 चीज़ें ट्राई की थी। जैसे फेलियर्स होते, वो तो होते ही है, नेचुरल है। देखो, आज भी आप देखो, आप बता देंगे एक आध, तो जो देख रहे हैं ना उनको ये रहेगा कि पाप नहीं है असफल होना, सफल लोग भी कहीं लड़खड़ाते हैं। बहुत चैलेंजेस, एक कोई बता दीजिए। कई तरह के, जैसे सोलर में ट्राई किया तो सोलर में बड़ी फेलियर हुई, क्योंकि सोलर में कैपिटल बहुत चाहिए होता है। बिना कैपिटल के आप सोलर में कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें काफ़ी बड़ा फेलियर हुआ था। एक बार तो ऐसा झटका लगा था कि चलो वापस नौकरी ढूंढते हैं टाइप्स, ऐसा भी होता है। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज आसान नहीं है। सबसे डिफ़िकल्ट होता है एंटरप्राइज करना, चलाना। आपने लल्लन टॉप बनाया, आपने चलाया उसको, एक आप याद करो आपके शुरू के स्ट्रगल के दिन। आज मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, करोड़ों व्यूअर्स हैं। शुरू वाले दिन याद करो, मुझे अभी भाई बता रहा था कि उस ज़माने में अगर लल्लन टॉप से रेलवे स्टेशन, रेल भवन आते तो गेट से बाहर निकाल देते। मैं कहना ही चाह रहा था कि हमें, जैसे एक वक्त था कि हमको अपनी पहचान बताने में, एस्टैब्लिश करने में थोड़ा सा वक्त लगता था, सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता था, और लोग नया नाम सुन करके मतलब वो जानना चाहते थे कि ये नाम कहाँ से आया, फिर आपका लोगो ऐसा क्यों है, क्या ये वाकई में न्यूज़ चैनल है, इस तरह की बात थी। सर, वाजपेयी साहब की बात चल रही थी, तो मैं एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे अपना भी डालना चाहता हूँ। जब वाजपेयी सरकार जाती है 2004 में,
तब आप प्राइवेट सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, और आप उनके पास जाते हैं। आपके कॉलीग ने बताया, हम उनका नाम नहीं जाहिर कर सकते हैं, कि आपने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मैं भी आपके साथ ही जा रहा हूँ, मैं आपके प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट में कंटिन्यू नहीं करूँगा। और आपको काउंसिल किया गया कि अभी करियर आपका अच्छा चल रहा है, यू विल ईजिली सेल थ्रू, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप गवर्नमेंट में रुक जाओ। तब आपने कहा प्राइम मिनिस्टर से, वाजपेयी से, कि मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। क्या बात सही है? ये बात सही है कि उस वक्त मेरे इस फैसले को कई सीनियर लोगों ने कहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, पीएमओ छोड़ के एक्स प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों जा रहा है, पर मुझे उस फैसले में कन्विक्शन था। परिवार जनसंघ की परंपरा से आता है, उसका भी हमारा परिवार, विचार परिवार जुड़ा हुआ है पूरा। दादाजी जनसंघ के फाउंडर्स में से थे। क्या ये भी सत्य है कि प्रमोद दादाजी ने अटल जी की सभाएं कराई थी, तो अटल जी का प्राइवेट सेक्रेटरी होना अपने आप में एक। क्या ये भी सत्य है कि रंजन भट्टाचार्य और प्रमोद महाजन की तरह आप भी उन्हें निजी बातचीत में बाप जी कहा करते थे? हाँ, उनका स्नेह था, इसलिए कभी हम ऐसे बाप जी कहने लग गए थे। हाउ वॉज इट प्रधानमंत्री का विपक्ष में आ जाना? मुझे आप बता नहीं रहे, देखिए आपके मित्रों ने कई कहानियां सुनाई हैं, लेट मी से दिस। जैसे सिंगापुर के शीर्ष लीडर आते हैं, वो वाजपेयी जी से मिलना चाहते हैं, सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि वो वाजपेयी जी से मिलें, वो अड़ जाते हैं, फिर वाजपेयी जी बड़ा दिल दिखाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, देश का मान रहे। ये सब कहानियां सत्य हैं कि नहीं है? बहुत सारी बातें हैं। चलिए सबसे बड़े सत्य पे आते हैं। आपको जब ये सूचना मिली कि कैबिनेट में लिया जा रहा है और रेलवे का पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, ब्रीफ क्या था प्राइम मिनिस्टर का? बेसिकली देखो, रेलवे इस पूरे इनकम पिरामिड में लो इनकम, मिडिल इनकम, इस पूरे बड़े सेगमेंट 140 करोड़ की जनसंख्या के इस पूरे बड़े सेगमेंट को सबसे रिलायबल, सबसे अफोर्डेबल सवारी देता है। 1, टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जो आज डिजिटल इंडिया का गेटवे है। 2, तीसरा, डिजिटल इंडिया की सक्सेस 2014 से जो हुई, अब इसका नेक्स्ट स्टेज और मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली मोबाइल और टेलीकॉम इक्विपमेंट और सेमीकंडक्टर, ये सब। चौथा, आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में अभी से तैयारी। 5वां, BSNL का रिवाइवल। 6ठा, पोस्ट ऑफिस को पीएम साहब का विजन है कि उसको पूरी तरह से एक तरीके से कन्वर्ट करे बैंकिंग सिस्टम में, सर्विस डिलीवरी में, उसको कंप्लीट। बड़ा एक विस्तृत एजेंडा पीएम साहब का है इन सब पे, इन सेक्टर्स पे, उन सब का एग्जीक्यूशन। ये सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी की क्लियर फोकस्ड एडवाइस थी कि फोकस करो एग्जीक्यूशन पे, ये सब चीज़ें किस तरह से एक नए लेवल पे लेके जानी है, उन सब पे फोकस करो। अश्विनी वैष्णव जी, हम लोगों ने रेलवे को लेके कई कहानियां सुनी हैं जो पहले खबर और सूचना की शक्ल में आती थी और बाद में डिबंक हुई। सबसे पहले हमने देखा कि जब अलायंस वाली सरकारें होती थी, बहुत निर्भरता होती थी, तो वो बार्गेनिंग चिप होती थी, रेल मंत्री कौन बनेगा। फिर हमें यूपीए के दौर में बताया गया कि लालू जी रेल मंत्री बने तो उन्होंने कायाकल्प कर दिया, यहाँ उसकी पढ़ाई वहाँ पढ़ाई। बाद में बताया गया कि वो अंकों का खेल ज़्यादा था असल में। कुछ आपने जब आके रेल मंत्रालय एसेस किया तो आपको क्या चैलेंजेस दिखे प्राइमरली? द टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट एंड नाउ द पॉलिटिशियन अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक बनाया होगा ना कि यार ये 5 चीज़ें हैं जो सबसे पहले इमीडिएट एड्रेस चाहिए। किस हालत में मिला था रेलवे? देखो, 2014 से रेलवे में बहुत बड़े सुधार हुए हैं। तो रेलवे एक तरीके से 2014 से पहले का रेलवे और आज का रेलवे बहुत फ़र्क है। आते ही पीएम साहब ने जो सबसे बड़ा फैसला किया था वो बजट दोनों मर्ज करने का था, और ये बहुत बड़ा फैसला था। और इस फैसले के पीछे बहुत सोची समझी एक थॉट प्रोसेस थी। ये थॉट प्रोसेस क्या थी? देखो, अगर रेलवे जैसे सेक्टर को ग्रो कराना है, बेटर करना है, मॉडर्नाइज करना, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। जनरल बजट से इन्वेस्टमेंट रेलवे बजट में जब आता था तो उसके ऊपर भी एक कैपिटल चार्ज लगता था। हर साल डिविडेंड देने की बात होती थी।
और दो अलग अलग एंटिटीज रहने के कारण जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। 2014 तक मेरे ख्याल से 15,000 करोड़ के आसपास का ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मिलता था रेलवे को मात्र, अब 2,52,000 मिलता है। तो 2014 के बाद में पीएम साहब ने बहुत बड़े फोकस के साथ रेलवे की मेंटेनेंस पे, रेलवे की सेफ्टी पे, रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन पे, नए लाइन बनाने पे और पूरा पॉपुलिज्म से दूर, जो पहले आपने कहा पहले केवल नई रेल घोषणा कर दो, चल पाए ना चल पाए, पटरियां हो ना हो, वो सब 2014 से पहले इस तरह की बातें होती थी। और सांसदों की कतार की फलानी जगह ट्रेन रुकवा दो, बस वही होता था। पीएम साहब ने आके 14 में आते ही सबसे पहले फोकस किया, इसको डीपोलिटिसाइज करो, इसमें जो कैपेसिटी की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो इन्वेस्टमेंट लाओ, जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो टेक्नोलॉजी लाओ, जो स्केल अप करना वो स्केल अप करो, एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। सारा उनका फोकस होता था एग्जीक्यूशन पे फोकस करो, मेंटेनेंस पे फोकस करो। तो उन सब पे फोकस होने से 2014 से काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। सर, आप प्राइम मिनिस्टर के विजन की बात कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हम देखते हैं वो लगातार वंदे भारत की, DFCs की बात करते हैं। 2019 में उन्होंने लाल किले से कहा कि 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत दी जाएंगी, देश को समर्पित की जाएंगी। अभी हम बात कर रहे हैं 41 ट्रेन्स चल रही हैं और हमने ये देखा है कि एक समय आया जब ऐसा लगा कि जो 16 कोच का कॉम्पोजिशन है उसमें कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, तो 8 कोचेस कर दिए गए। उसके बाद भी हम 41 पे हैं और अब धीरे से हम ये देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स में इन 41 को 82 सर्विसेज कहा जा रहा है। टेक्निकली वो बात सही है क्योंकि पेयर होता है, लेकिन ये तो नंबरों का अंक गणित में फंस रहे हैं ना हम सर। क्या प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाएगा इन चुनावों से पहले और इनके क्या कारण रहे? मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है और इसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि लोग पूछते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का प्रॉमिस था वो, देखो यही बात बुलेट ट्रेन को लेके कही जाती है। देखो आप समझो, आपको इस तरह की एक टेक्नोलॉजी की गाड़ी अगर बनानी है, जो वर्जन 1 था, वर्जन देखो पीएम साहब ने क्या कहा है, पीएम साहब ने कहा वर्ल्ड क्लास ट्रेन हमें बनानी है जी। तो वर्जन 1 से वर्जन 2 में कई ऐसे इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए जो हमें वर्जन 1 में सीखने को आए। वर्जन 2 से वर्जन 3 में कई ऐसे इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए जो अब तक सीखने को आए। आपको देश में अगर हमें एक लॉन्ग टर्म रेलवे का रोड मैप देखना है, 2047 का रोड मैप देखना है जी, तो अपने पास इस टेक्नोलॉजी की पूरी कंट्रोल होनी चाहिए। ये ट्रेन का कोच है, ये जो व्हील्स आप देख रहे हो, ये व्हील्स इसमें फिट होते हैं, उसको कहते हैं बोगी जी, और ये उसके नीचे पूरा का पूरा अंडर फ्रेम है, राइट, उसके ऊपर कोच की। हमारी वर्जन 1 में इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उसका, मोटर हो गई, कन्वर्टर्स हो गए, इन्वर्टर्स हो गए, ऊपर से ट्रांसफॉर्म पावर कलेक्ट करने वाला ट्रांसफॉर्म, वो सब ठीक हो गया। बोगी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो बोगी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए पूरी की पूरी हम लोगों ने बहुत ही एक टफ डिसीजन था लेकिन लिया कि नई बोगी बनाएंगे। नई बोगी बनाने का फैसला नहीं लेते तो अब तक 100 से ज़्यादा बन गई होती गाड़ियाँ। क्वेश्चन इज, आप इम्प्रूव करने पे फोकस करोगे ताकि बेटर गाड़ी आए, या आप जस्ट जैसा भी है उसको काम चलाओ काम करोगे? नहीं, मोदी जी का बहुत स्पष्ट है, काम चलाओ काम नहीं करना, शॉर्टकट्स नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि बग फिक्स करना ताकि जब अगला वर्जन आए तो बेटर आए। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स करते जाने, इस वाले वर्जन में भी 25 इंप्रूवमेंट्स और किए तो वर्जन 3 बन रहा है, राइट। तो इंप्रूवमेंट्स कंटिन्यूसली आपको करते जाने पड़ेंगे। और बोगी एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम है, इसके डिज़ाइन में और प्रूविंग में और फिर बाद में उस प्रिसीजन पे मैन्युफैक्चरिंग में ऑन एन एवरेज 18 से 24 महीने लगते हैं। फिर भी दिन रात टीम ने मेहनत करके, प्रधानमंत्री जी का जो क्लियर फोकस था कि वर्ल्ड क्लास बननी है, तो वर्ल्ड क्लास के हिसाब से आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। ठीक सर, ये इन प्रिंसिपल बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो चीज़ें हैं। वन, ICF के जो देन GM रहे, जिनके टाइम पे ट्रेन 18 आई थी जो वंदे भारत कहलाती है, उन्होंने कई बार ये चीज़ फ्लैग की कि चेंजेस इंक्रीमेंटल भी हो सकते थे, उसके लिए प्रोडक्शन को सीज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी चीज़, जब ट्रेन 18 आई और उसकी 2 सर्विसेज चलने लगी, उसके बाद एक इंक्वायरी शुरू होती है विजिलेंस की
कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए हैं, कौन कौन से ऐसा वेंडर्स को नहीं है। चुने देखो, गए हैं, ये- और पूरे ये- 4 साल का डिले आपको उस प्रोडक्शन में देखने को मिलता है। 2 साल तो काम ही नहीं होता है और इंक्वायरी का कोई नतीजा भी नहीं निकला। देखो ये सब ना, देखो नया काम कभी भी करते हैं, नया रास्ता जब चुनना होता है देश को, तो कई चैलेंजेस आते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सबको ओवरकम क्या कोई इनसाइडर्स थे सर रेल भवन में जिन्होंने स्कटल किया ये उस सब टाइम पे? इन सब की कोई मतलब नहीं है। देश आगे बढ़ चुका है, इन सब से श्री बहुत जी, आगे देश बढ़ चुका बढ़ है। रहा है। रेल मंत्रालय आज आपके क्लैरिटी है वंदे भारत को किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे लेके जाना है। इंक्रीमेंटल चेंजेस से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होता नहीं, आपको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जिसमें आपको ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि नहीं बेटर सिस्टम आए। देखो एक ट्रेन एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम अपना खुद का है, बोगी अपनी खुद की एक अलग सिस्टम है, व्हीकल कंट्रोल एक अलग सिस्टम है, ट्रांसफार्मर जो पावर कलेक्ट करता है उसका अपना सिस्टम है, एरोडायनामिक बॉडी कोच कीजिए वो अलग सिस्टम है। इन सब सिस्टम्स पे एक एक सिस्टम को मास्टरी करनी पड़ेगी। आज इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊं, आपने वो जो वीडियो देखा ना जिसमें 180 के एमपीएच पे पानी की ग्लास नहीं हिलती है जी, कोटा वाले सेक्शन में। कोटा वाले सेक्शन में, वो क्यों पॉसिबल हो पाया? सर वो पॉसिबल हो पाया बोगी के कारण। अगर वो फैसला नहीं लेते तो आप उस लेवल पे अचीव नहीं कर सकते थे। एक मंत्री जी हमारे सामने आंकड़ा है, पिछले 10 साल में हर रोज औसतन 15 किलोमीटर पटरियां बिछाई जा रही। यूपीए के समय बताया गया ये औसत 4 किलोमीटर का था। कैग ने कहा कि जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें एक बड़ी वजह है फॉल्टी पटरियां। ना 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 ना, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहीं कैग ने नहीं कहा। कैग ने अपनी रिपोर्ट में 2017-18 और 2020-21 के बीच देश भर में हुई 217 प्रमुख ट्रेन दुर्घटनाओं में 4 में से 3 घटनाएं ट्रेन की पटरी से उतरने का है। मैं सर अपना सवाल इफ यू अलाउ कंप्लीट कर लूं। जब हम वंदे भारत की बात कर रहे हैं उसकी स्पीड 160 हो सकती है, अभी 120-130 तक जाती है मैक्स। ओवरऑल एवरेज स्पीड रहती है 84-85। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जब तक पटरियां पूरी तरह दुरुस्त नहीं होंगी इसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है? देखो पूरा सिस्टम समझो आप, 35 साल की लाइफ होती है एक ट्रेन की, 35 ईयर्स, राइट। 35 ईयर्स की लाइफ का अगर आप सोच रहे हो, राइट, आपको पटरियां भी एक साथ बिछानी है, सिग्नलिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है इन पैरेलल इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को 2x25 kV पे लेके जाना है, इन पैरेलल आपको कवच इंस्टॉल करना है। ये सब चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि पहले मैं सिर्फ पटरी बिछाऊं उसके बाद में नई तरह की ट्रेन। जो सीएजी ने कहा है वो पॉइंट भी आप अच्छे से समझिए। एक ट्रेन अगर जा रही है पटरी के ऊपर, पटरी स्टील की है, ट्रेन का पहिया स्टील का है, करेक्ट। 7000 टन की गाड़ी है, 7000 की टन की गाड़ी 100 की स्पीड से जब चल रही होती है, इट्स लाइक अ हैमर, एक हथौड़े की तरह धम 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 उस पर ट्रैक के ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है। आप एक ऑर्डिनरी पेपर देना, एक पेपर अगर आप देखोगे, ये पेपर एक जी, इस पेपर को आप अगर खींचोगे मजबूत रहेगा, नहीं कटेगा, राइट। एक छोटा सा भी अगर माइक्रो इसमें फ्रैक्चर आ गया तो खींचते ही, तो पटरियों में क्या होता है कि ट्रैक्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स आते हैं लगातार जब गाड़ी चल रही है, तो इसीलिए कंटिन्यूसली रिप्लेसमेंट करते रहना पड़ता है। तो ये 2017 के बाद, 2014 के बाद में बहुत बड़ा फोकस आया मेंटेनेंस पे और लगातार गाड़ियों पटरियों को रिप्लेस करने का, वॉर्न आउट ट्रैक्स को, जो पुराने हो चुके हैं ट्रैक्स, उनको रिप्लेस करने का मिशन की तरह चलाया गया। उससे पहले वाली हालत अलग थी, 14 से पहले। 14 के बाद में एक मिशन की तरह ट्रैक रिप्लेसमेंट, रेल रिप्लेसमेंट कहते हैं जिसको हम, वो लगातार, अब तो वो 7000 किलोमीटर पर ईयर रेल रिप्लेसमेंट चल रहा है। तो उसके कारण रेल फ्रैक्चर्स में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कम हुआ है, सिग्निफिकेंट, मतलब मेरे ख्याल से 90-95% रिडक्शन आया है। तो ये सब चीज़ें लगातार, देखो मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस में किस तरह का सुधार आया है। आप जितने भी बड़ी रेलवे सिस्टम्स देखोगे दुनिया के, उन सब में, या किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम को भी देखोगे, उन सब में रोलिंग बेसिस पे फॉरवर्ड प्लानिंग होती है जी। ऐसा नहीं होता है कि मुझे आज कोई काम करना है तो कल सोचूंगा और आज काम करूंगा, नहीं, रोलिंग बेसिस पे फॉरवर्ड प्लानिंग होती है। आज रेलवे में ये लेवल आ गया है मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस में सुधार का,
10 साल का काम नहीं है कि आज 26 वीक का एडवांस प्लानिंग हर शुक्रवार को करते हैं। हर शुक्रवार को 1 वीक आगे ऐड हुआ। हर फ्राइडे को जो प्लान करते हैं 26 वीक्स का, उसमें 1 वीक और ऐड करते जाते हैं, 1 वीक और ऐड करते जाते हैं, और इतना फॉरवर्ड थिंकिंग चल रही है। कंस्ट्रक्शन का प्लान 3 साल का आगे का चला रहे रोलिंग बेसिस पे, प्रोडक्शन का प्लान 3 साल का आगे चला रहे। अश्विनी जी, पत्रकारों को इंटरव्यू में मंत्रियों की तारीफ नहीं करनी चाहिए, तोहमत लगती है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, हम जितने भी रेलवे के नौजवान अधिकारियों से बात करते हैं, दे क्लियरली से कि चेंज इज विजिबल, हायरार्की की ऐसी की तैसी, इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया आपको सुना जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। मैंने बहुत अलग अलग जोन के अलग अलग सर्विस के, अब तो आपने मर्ज कर दिया, सबको एक सर्विस में ले आए, जो IRTS और ये सब बहुत अलग अलग थी। पर इन सब के बीच ये तो हम खुद कह रहे हैं कि हमें बदलाव दिख रहा है, पर आप वो सवाल स्किप कर रहे हैं कि गड़बड़ियां थी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी। आप वॉलंटरी आपने रिटायरमेंट दिए, आपने करप्शन को पिन पॉइंट किया ना, तो वो भी तो बता दीजिए कि रेलवे बोर्ड से लेकर नीचे तक क्या क्या गड़बड़ था। ऐसा नहीं है, ऐसा देखो, किसी भी सिस्टम में प्लसेस और माइनसेस होते हैं। हम स्ट्रेंथ को देख के उस स्ट्रेंथ पे बिल्ड करें ना। आज रेलवे की जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है रेलवे की, उस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस टेक्निकल स्ट्रेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई करें और स्ट्रॉन्गर बनाएं, तो मैं कह रहा हूं कि देश में कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, देश का कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ये देश की अपेक्षा रहेगी कि रेलवे उसको संभाल सकता है। इतनी स्ट्रेंथ है टेक्निकल। हमें बताइए, फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। मार्च 2022 में आप सिकंदराबाद में थे, तब हमें इसके बारे में पता चला, कवच। हमने एक कहानी वो सुनी जिसमें ट्रेन में आप खुद बैठ गए, खुद तो बैठे बैठे सामने वाले अधिकारी के पसीने छुड़वाए क्योंकि उनको दूसरी ट्रेन में बिठा दिया। तो एक कवच की वो कहानी है, और दूसरी कहानी है जहां आपको सेवा करने का मौका मिला, ट्रेन टकराई, फिर विपक्षियों ने कहा कहाँ गया कवच, लक्ष्य से पीछे क्यों चल रहा है। ज़रा ये बता दीजिए देश को विस्तार से, क्या है, कब पूरा होगा, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। देखो, सारी दुनिया में रेलवे सिस्टम्स में 1980s में, 1980 के दशक में जब स्पीड्स बढ़ने लगी दुनिया भर में, तब ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन पे शिफ्ट हुए। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का मीनिंग है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सिस्टम आपको ट्रेन को जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड स्पीड है उसमें चलाए, और जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रोके। इस सिस्टम में आपके 6 सिस्टम होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टेलीकॉम कंपनी प्लस सिविल इंजीनियरिंग प्लस व्हीकल इंजीनियरिंग, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कैसे? पूरे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है, सब जगह टेलीकॉम के टावर लगता है। जैसा एयरटेल, जियो, BSNL का नेटवर्क है, उस तरह का पूरा नेटवर्क बनाना पड़ता है। ट्रैक के ऊपर डिवाइसेस लगते हैं जी, सिग्नल के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। स्टेशन के ऊपर डेटा सेंटर बनता है, फिर एक मेन डेटा सेंटर बनता है। जो लोग इसको जैसे उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के टाइम में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बंगाल वो कह रही थी कि कवच लगा लो, ये उनके जो भी उनके लोगों ने समझाया होगा उसके हिसाब से बोल रही होंगी, मैं कोई आक्षेप नहीं लगाता किसी पे। लेकिन कवच जस्ट एक डिवाइस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स पूरा सिस्टम है। 1980s में जब सारी दुनिया ने चालू किया, तत्कालीन सरकारों ने क्यों नहीं किया ये? क्यों ये काम भी मोदी जी के आने के बाद में संभव हो पाया? 2016 में पहली बार ट्रायल हुआ ATP सिस्टम का, पहली बार 2016 में। 2019 में इसका सर्टिफिकेशन मिला। SIL 4 सर्टिफिकेशन होता है, जो कि SIL 4 कॉमन भाषा में समझो कि 10,000 साल में एक उसका रॉन्ग हो सकता है, उससे ज़्यादा रॉन्ग नहीं हो सकता। 10,000 साल में कोई चीज़ काम करे, एक गलती हो सकती है। मतलब मैथ को अगर हम कॉमन भाषा में कन्वर्ट करें तो 19 में इसको 20 में नेशनल ATP सिस्टम के हिसाब से मान्यता दी गई। 20 और 21 कोविड वाला पीरियड था, फिर भी काम हुआ। और उसके बाद में अब स्पीड इस तरह से है, मैं अगर आपको एक्चुअल डेटा दिखाऊं तो एज ऑन टुडे
3,300 किलोमीटर पे ऑप्टिकल फाइबर केबल लग चुका है, 275 टावर्स टेलीकॉम के लग चुके हैं साथ में, 198 स्टेशंस में डेटा सेंटर बनाना है वो बन चुका है। आपका ट्रैक साइड इक्विपमेंट 1,139 किलोमीटर पे लग चुका है, लोको इक्विपमेंट 184 किलोमीटर पे लग चुका है। ये और पांच टोटल के पांच सिस्टम, देखो इसको टोटल लगना है 34,000 किलोमीटर। एक बार जब सिस्टम लगने लगता है तो फिर बाद में रैपिडली पेस आती है। तो कई जो गलतियां या कई जो कमियां पुरानी सरकारों की रही उनको अब पूरा करना है, और मोदी जी उसमें एकदम स्पष्ट तौर पे क्लियरली फोकस्ड वे में काम करने का हम हमेशा हमको मार्गदर्शन देते हैं, और ये करके रहेंगे। रक्षक का क्या स्टेटस है? रक्षक क्या? जो वॉकी टॉकी, ताकि लाइन मैन और वो सब जो दुर्घटना, वो तो बहुत पुराने लंबे टाइम से ऐसा कोई रक्षक नाम से कोई सिस्टम नहीं है जी। ये तो कम्युनिकेशन का वॉकी टॉकी सिस्टम, इसमें क्या है, ये तो बहुत कॉमन चीज है। 6 साल पहले रेलवे ने कहा, तब आप मंत्री नहीं थे, है ना, लेकिन चूंकि अभी आप हैं और सरकार तो नरेंद्र मोदी की है 2014 से। शीतकालीन सत्र में सरकार से राज्यसभा में पूछा गया 5 साल में रेलवे ट्रैक के रखरखाव में जो दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 361 रेल कर्मचारियों की मृत्यु हुई, तो इसमें कहा गया कि कई बार कम आवाज़, तेज़ स्पीड, पटरियों पर मोड़, ट्रैकमैन और चाबी वाले इसका शिकार होते हैं। और 6 साल पहले रेलवे ने कहा कि हम रक्षक सिस्टम लाएंगे। अच्छा, आप उस सिस्टम की बात करो, करेक्ट। देखो ये है कि जो ट्रैकमैन और जो ट्रैक की मेंटेनेंस करने वाले जो कर्मचारी हमारे, उनके पास आज एक मोबाइल बेस्ड इक्विपमेंट है, जीपीएस बेस्ड इक्विपमेंट है, जिससे कि पास में कोई भी ट्रेन आ रही होती है तो उसको एक इंडिकेशन मिल जाता है। 2-3-4 किलोमीटर पहले से इंडिकेशन मिल जाता है, 5 किलोमीटर पहले भी मिल जाता है कई जगह। तो वो सेफ्टी के हिसाब से रेलवे ट्रैक अगर आप देखोगे हर कुछ मीटर्स के बाद में साइड में एक स्पेस बनी होती है, उसको कहते हैं एस्केप एरिया। तो जो भी ट्रैक पे काम कर रहा होता है वो व्यक्ति उस एरिया में जाके सेफ, ट्रॉली रिफ्यूज कहते हैं, एस्केप एरिया कहते हैं अगर एलिवेटेड है तो उसको, तो वो आराम से उस हिसाब से उस जगह पे जाके कर लेते हैं। तो वो सिस्टम तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत काम करने, देखो जी, एंटायर ट्रैक मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की पूरी 10 साल से जो चल रही है उसको और भी टाइम लगेगा, लेकिन मेहनत के साथ पूरा चेंज करना पड़ेगा। एक बॉल मतलब मैं आपसे बहुत लेमैन वाला सवाल, हमारे देश की ट्रेनें, यूरोप में मुझे अच्छी ट्रेनें देखने को मिली, हमारे देश की ट्रेनें यूरोप की जैसी अच्छी, एक्सीडेंट फ्री, बेटर सर्विस क्वालिटी वाली हो। मुझे पता है ये एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म है, आई एडमिट इट। 2037 कब तक ये आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, अगले 3-4 साल में आप फंडामेंटल चेंज देखने लगोगे। 10 साल का काम रिजल्ट दिखाने लगा है, 10 साल का काम रिजल्ट दिखाने लगा है। आज रेलवे स्टेशंस क्लीन है, ट्रेन में सिग्निफिकेंट क्लीनलीनेस आ गई है, सिग्निफिकेंट चेंज आ गया। आप वंदे भारत को भी अगर देखोगे, ये जो करंट वर्जन चल रहा है वंदे भारत का, ज़्यादातर पैरामीटर्स पे, टेक्निकल पैरामीटर्स पे ये वर्ल्ड की बेस्ट के बराबर है या बेटर है। 0 to 100 kmph 52 सेकेंड्स, बाकी ट्रेन्स में 54 या 56 सेकेंड्स। वाइब्रेशंस अंदर, नॉइज लेवल सिग्निफिकेंटली बेटर देन वर्ल्ड की बेस्ट, सिग्निफिकेंटली बेटर। मैं कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी ट्रेन सेट का, लेकिन किसी भी ट्रेन से आप कंपेयर करो, नॉइज लेवल सिग्निफिकेंटली बेटर है अंदर ट्रेन के अंदर, वाइब्रेशन सिग्निफिकेंटली बेटर है। उस लेवल पे पहुंच गए, और अब चेंजेस जो करने हैं उन चेंजेस को भी और करेंगे, करके जो तीसरा चौथा वर्जन आएगा वंदे भारत का, दैट विल बी एज गुड एज एनी इन द वर्ल्ड। एक बार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को भी आने का मौका मिलेगा। देखो, रेलवे का बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, पहला। दूसरा, आज 100 रुपये कॉस्ट पड़ती है रेलवे में पैसेंजर्स को अगर ले जाने की, तो 45 रुपये टिकट लेते हैं, यानी 55% डिस्काउंट देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी लॉस पे काम नहीं करेगा, तो नेचुरली है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही रहना है। मेरे से पहले माननीय श्री पीयूष गोयल जी पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह चुके हैं, मार्च 2021 में मैं फ्लोर पे कह चुका हूँ पार्लियामेंट पे, कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं, मैंने प्राइवेटाइजेशन मैंने कहा कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी आके
ऐसा नहीं है, कौन आएगा? अगर आपको 55% डिस्काउंट देना होगा तो कौन चलाएगा? निखिल सर, मेरे छोटे छोटे कुछ सवाल हैं, क्योंकि उसके बाद हमको कुछ और आपके पोर्टफोलियोज के बारे में बात करना है। आप वंदे भारत को लेके, हमने आपका एंथुजियाज्म भी देखा इस इंटरव्यू में, और आपने कहा कि वो स्पेसिफिकेशन वाइज, और मैं स्पेसिफिकेशन वाइज उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरी चिंता दो है। वन इज बिल्ड क्वालिटी, कि गाड़ी बन रही है, उसके डिज़ाइन में अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चल भी रही है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है उसकी बिल्ड क्वालिटी सुधर सकती है? वन। दूसरा, ऑपरेशंस। हमने अलग अलग डिविजन्स में कई वंदे भारत को देखा है, जनरली वो 80s में स्ट्रगल कर रही हैं एवरेज स्पीड में, लेकिन देहरादून आनंद विहार 64 किलोमीटर ये एवरेज स्पीड है, पटना रांची 63, पूरी राउरकेला 65, मुंबई शिरडी 66। मैं हेड ऑन लेता हूँ इस पॉइंट को, हेड ऑन लेता हूँ। 14 से पहले most of the tracks in the country were designed for 70 and 80 kmph। 70-80 से इतने बड़े नेटवर्क को, छोटा नेटवर्क नहीं है, बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, इतने बड़े नेटवर्क को एवरेज 100 पे लाना, मतलब पूरे देश भर में रेलवे ट्रैक्स का अपग्रेडेशन करना, ट्रैक्स को रिप्लेसमेंट करना, मेंटेनेंस का काम करना, पुराने इतने सालों के एरियर को ख़त्म करना, वर्षों के एरियर को ख़त्म करना। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ थी 2014 में जहाँ पे रेलवे मेंटेनेंस के एरियर्स वर गोइंग इन 70%। इतनी ह्यूज अमाउंट, उन सब एरियर्स को ख़त्म करना, साथ ही साथ अपग्रेड करना, राइट। आज कई सारे सेक्शन है जो ऑलरेडी 130 के लिए फिट हो गए, कुछ सेक्शन है जो 180 के लिए फिट हो गए। अब वो जो 10 साल का काम है उसका जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम अब दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आप देखोगे बहुत सारे सेक्शंस 130, 160 पे जा चुके होंगे, और कई जगह जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे शहरों, कानपुर शहर है तो एक साथ 13 जगह पे आपके अंडरपासेस बने हुए हैं और गेट, एलसी गेट्स हैं, उन सबको हटा के उसको एलिवेटेड सेक्शन बनाओ। अभी रोहतक में ऐसा एक सेक्शन इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री जी ने। तो ये जो इस तरह से सोची समझी, मुंबई है हाईली कंजेस्टेड है, तो क्या मुंबई से थोड़ा सा पहले एक मेगा डिपो बन सकता है? बेंगलोर है, बहुत ज़्यादा डिमांड है बेंगलोर के लिए ट्रेन्स की, तो कैसे एसएमवीटी एक पूरा नया एक टर्मिनल बनाया, उसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी बना दी कि आप आराम से नॉर्थ और ईस्ट बाउंड ट्रेन्स हैं सारी की सारी एसएमवीटी से स्टार्ट कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सेक्टर जिसमें लगातार आपको इम्प्रूवमेंट करते रहने पड़ेंगे। देखो, देश की अपेक्षा आज बढ़ी है, मैं मानता हूँ, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने काम किया है जी। इससे पहले अपेक्षा भी नहीं होती थी। ये बताइए, मैं एक विद्वान से बात कर रहा था, उन्होंने कहा भारत उन कुछ निंदा देशों में है जहाँ माल ढुलाई सड़कों पे ज़्यादा होती है, रेल की पटरियों पर कम, और अगर भारत को विकसित देश बनना है तो भारत को अपनी माल ढुलाई इस पे लानी पड़ेगी। हमने कहा सही बात है। हमने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि मंत्री जी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनती है। लगातार डेडलाइन बढ़ती हैं, कॉस्ट बढ़ती है, उस सब की वजह से आज की तारीख में इसकी स्थिति क्या है? फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड, ताकि माल की आवाजाही बेहतर ढंग से हो, तेज़ रफ्तार से हो, और वो रफ्तार फिर हमारी इकॉनमी में भी दिखे। पहले तो जो आपने पॉइंट कहा वो पॉइंट वैलिड है। रेलवे से ट्रांसपोर्ट करने पे 90% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होते हैं, 90% पोल्यूशन सेव होता है जी, और कॉस्ट सेव होती है 60%। यानी देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को अगर कम करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया जाए। जो 1950 में 80% रेलवे का शेयर था, वो कम होकर 27% आ गया था, अब वापस बढ़ने लगा है, 29% हुआ है। 1000 मिलियन टन 2014 में था करीब करीब, आज 1600 मिलियन टन रेलवे कैरी कर रही है। 2030 तक 3000 मिलियन टन कैरी करेगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि रेलवे में नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए, पटरियाँ बनाई जाए, नए तरह के लोकोमोटिव्स लाए जाए, नए तरह के वैगन टेक्नोलॉजी लेके आए। नए तरह के लोकोमोटिव्स पे बहुत अच्छा काम हुआ है, और जो भी 10 ट्विन लोकोमोटिव्स हैं, वैगनाइन को एक एक कैब हटा के उसको ट्विन करके जोड़ के रखा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, किसी भी ग्रेडियंट में बहुत अच्छा वो चल रहे हैं। और इस तरह से वैगन में नई टेक्नोलॉजी लाने की ऑलरेडी कवायद चल रही है, नई उसकी बोगी नहीं बनानी पड़ेगी। ये बोगी 1960 के डिज़ाइन की है, कैसनर बोगी है जो 1960 के डिज़ाइन की है, तो वहाँ एक नई डिज़ाइन की बोगी लानी पड़ेगी।
किस तरह से उसका फ्रेम का मेंटेनेंस, जैसे दरवाजे खुल जाते हैं सामने की तरफ आते हैं तो कई बार उसका भी एक रिस्क होता है, कैसे उसमें स्लाइडिंग डोर हो या फिर इस तरह के साइड में खुलने वाले दरवाजे हो, इन सब चीज़ों पे कई सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है और सबको जानने की ज़रूरत है, मोदी जी ने पीएम गति शक्ति पोर्टल जो बनाया जी, पीएम साहब के इस थॉट प्रोसेस में बहुत क्लीन एक थिंकिंग है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस तरह से एक हार्मोनियस प्लानिंग हो सकती है। उसका देखो बेनिफिट कैसे मिला। 3 नए रेलवे कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ बजट में। ये कैसे बने? पीएम गति शक्ति पोर्टल पे जितने भी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उन सबको मैप किया गया। कहाँ पे सीमेंट प्लांट है, कहाँ पे स्टील प्लांट है, कहाँ पे पावर हाउस है, कहाँ पे कोल माइन है, सब चीज़ों को मैप, कहाँ पे पोर्ट है, इन सब चीज़ों को मैप किया गया। अब उसको रेलवे नेटवर्क में, हाईवे नेटवर्क में जोड़ा गया। जहाँ पे हाईवे नेटवर्क बेटर है कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ हाईवे नेटवर्क लो। जहाँ पे रेलवे नेटवर्क बेटर है, रेलवे नेटवर्क लो। कहीं पे 10 किलोमीटर से आप बहुत बड़ी कनेक्टिविटी दे सकते हो, कहीं पे आपको 50 किलोमीटर की नई लाइन बनानी पड़ेगी, कहीं पे 500 किलोमीटर की नई लाइन बनानी पड़ेगी, कहीं पे एग्जिस्टिंग लाइन को डबलिंग या ट्रिपलिंग करना पड़ेगा। इस पूरी डिटेल्ड एक्सरसाइज 2 साल की डिटेल्ड एक्सरसाइज हुई है। उस डिटेल्ड एक्सरसाइज के बाद में ये तीनों कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, बजट में अनाउंस हुए हैं और उस पर काम चल रहा है। फील्ड में सर्वेज चल रहे हैं, उसके डीपीआर बनाने का काम चल रहा है, उसके डिज़ाइन बनाने का काम चल रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है डिज़ाइन वगैरह करना, तो वो सारी करके जब ये तीनों कॉरिडोर आ जाएंगे तो देश 3000 मिलियन टन रेलवे पे ले जा रहा होगा। 3000 मिलियन टन तब 35% होगा। कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा पॉल्यूशन पे, कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स पे। 1600 करोड़ लीटर डीजल बचेगा देश का। थोड़ा हम लोग इस कंटेक्स्ट में ही समझना चाह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत टेक्निकल ग्लिचेस सब आते हैं, वो सोननगर दानकुनी वाले एरिया में क्या हो रहा है? काम चालू हो गया, वहाँ पे ऑलरेडी टेंडर्स अवार्ड हो गए। दिक्कतें क्या आ रही थी? देखो, विल पावर की बात थी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आपने बात कही ना। 2014 में कितना लाइन कमीशन था? तब तक तो वो जमीनें एक्वायर और उन सब में लगे हुए थे। नहीं, जमीन होने के बाद में भी जहाँ जमीन एक्वायर हो गई थी उसके बाद में भी कमीशन कितना हुआ था, बना कितना था? जीरो। विल पावर की बात है ना, बात विल पावर की। मैं सौरभ का सवाल ना थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ फॉर आवर व्यूअर्स। सौरभ ये जानना चाह रहे हैं कि सोननगर से दानकुनी में ममता बनर्जी की लगातार ये शिकायत रही है कि जिस तरह फॉरेन फंडिंग से बाकी डीएफसीज बने हैं उस तरह से आप यहाँ बनाइए, लेकिन उस सेक्शन को छोड़ दिया गया पीपीपी। सेंटर ने कभी ओपनली इस बात को कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन डिस्पेंसेशन की शिकायत ये रही है कि ममता बनर्जी की तरफ से कोऑपरेशन नहीं था, इसलिए वो चीज़ उतनी स्मूथली एग्जीक्यूट नहीं हुई जो आप ईडीएफसी के बाकी हिस्से में देखते हैं या डब्ल्यूडीएफसी में देखते हैं। क्या आप एग्री करते हैं इस सवाल से कि एक फ्रिक्शन था बिटवीन द सेंटर एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और इस वजह से ईडीएफसी अफेक्ट हुआ है? जो 1800 किलोमीटर था 1300 किलोमीटर पर रुक गया। दिल्ली से आप सोननगर पे जाके रुक जाते हैं, कोलकाता 500 किलोमीटर दूर है, लुधियाना से, माफ कीजिए। नहीं, सोननगर से आगे अंडाल वाला सेक्शन ऑलरेडी टेंडर्स अवार्ड होने की रेलवे की परव्यू में आप मल्टी ट्रैकिंग कर रहे हैं, डीएफसी नहीं आगे जा रहा है। देखो, डीएफसी के कॉन्सेप्ट को आप देखो, नेटवर्क को बहुत ध्यान से देखो, इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी नेटवर्क अगर इंटीग्रेट नहीं होता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस में हमेशा कमी आती है। आज डीएफसी बहुत क्लोजली इंटीग्रेट हुआ है रेलवे के नेटवर्क से, तब जाके इसकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई है। आज 400 से ज़्यादा ट्रेन पर डे जा रही है डीएफसी पे। और डीएफसी को आगे किस तरह से बढ़ाना है इस कॉन्सेप्ट को कि फ्रेट और पैसेंजर्स दोनों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले रेलवे के उपयोग की, वो कैसे करना, उसी प्लानिंग का नतीजा है कि आज 3 नए बड़े कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। एक और प्लानिंग बता दीजिए। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, उसके पहले 8 तरह की सर्विस थी। हम लोगों के जो मित्र बताते थे, हम कहते थे पहले बताओ किस में हो, ट्रैफिक में हो, पर्सनल में हो, याद करते करते थक जाते थे। उस रिफॉर्म का क्या अभी स्टेटस है? कई सारी चीज़ें हैं उसमें। अब डीआरएम बनने के लिए झगड़े तो नहीं हो रहे हैं ज़्यादा? आप ही बताओ। वैसे कई तरह के चेंजेस आए हैं और मेजर बात क्या है, देखो आज से 40 साल पहले की व्यवस्थाओं से हम आगे के 25 साल का काम नहीं अचीव कर सकते। हमें नई व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, नए तरीके से काम करना सीखना पड़ेगा,
नए सिस्टम्स, नए प्रोसेसेस बनाने ही पड़ेंगे। आज का एक ट्रेन, जैसे वंदे भारत ट्रेन भी है, इट्स प्रैक्टिकली कंप्यूटर ऑन व्हील्स। इट्स प्रैक्टिकली कंप्यूटर ऑन व्हील्स। इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है सिस्टम कि इसमें हमें अपने काम करने के तरीके को, टेक्निकल स्किल्स को, ट्रेनिंग के मेथड्स को, इन सब को चेंज करने की ज़रूरत है। और वो चेंज करेंगे और सबको साथ लेके करेंगे, सबकी बात को समझते हुए लेके करेंगे। विद्यार्थियों की बात कब समझेंगे मंत्री जी? विद्यार्थी कह रहे हैं 2019 के चुनाव के पहले नौकरियां ही नौकरियां, भर्ती ही भर्ती। हमारे सामने डेटा है 2016 से 2019 तक की भर्तियां। उन भर्तियों का क्या हाल हुआ? नए सिरे से आपको दखल देना पड़ा। अभी लोको पायलट की कुछ भर्तियां आई, रेलवे बोर्ड को कोट किया जा रहा, आरटीआई मैं आपको स्पष्ट मैं डेटा रखता हूँ जी, डेटा से चलो जी बिल्कुल। 2004 से 2014 का पीरियड है, उसमें टोटल रेलवे में एम्प्लॉयमेंट दिया गया, मैं आपको एक्यूरेट नंबर भी बता सकता हूँ जी, 4,11,000 जी, 4 से 14। 2014 से 2023 अप टू दिसंबर, अभी 24 की अगर गिनती न करो, अप टू दिसंबर 4,98,000, 5 लाख करीब करीब, 4,98,000 जी, 4,11,498। ये आपके सामने डेटा है, ये मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चंस के जवाब में दिया हुआ है, ये सारा का सारा फैक्चुअल डेटा है, करेक्ट? ऐसा नहीं है। देखो, ये बहुत क्लियर था हमारे सामने कि 4-4 साल में, 5-5 साल में जो बंच करके करने की पुरानी प्रक्रिया थी जी, उसको चेंज करके एनुअल प्रक्रिया लाना है। ये हमने 22 में स्पष्ट तौर पे कमिटमेंट है, सरकार कमिटमेंट दिया था हमने। हाँ। सरकार ने कमिटमेंट क्लियर दिया था, उसके ऊपर काम चालू किया। एक मतलब आपको हर साल करना है, तो उसमें किस तरह से सारी सर्विसेज जो रेलवे की रिक्रूटमेंट ली जाती है, उसको किस तरह से आप मेथोडिकली काम को स्केड्यूल करो। तो ये तय किया कि जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर, ये 4 महीनों में, जनवरी में निकले लोको पायलट्स एएलपी की, अप्रैल में निकले टेक्नीशियन की, जून में निकले जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज है उसकी, और अक्टूबर में निकले जो लेवल 1 की वैकेंसीज हैं। इस तरीके से प्लानिंग करके पूरा स्केड्यूल बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए, इस काम को अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी है। अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी। देखो कितना बड़ा लॉस होता था स्टूडेंट्स को कि अगर 4 साल बाद में वैकेंसी आ रही है तो कई बच्चों की ओवर एज हो रहे थे, टाइम बार हो रहे थे। फिर दूसरा, एक साथ इतना प्रेशर बन जाता था, 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे होते थे। अब छात्रों को लगातार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। एएलपी में मिल गई टेक्नीशियन। अच्छा, टेक्नीशियन का हमने जो अप्रैल में करना था उसको प्रीपोन इसलिए किया कि हमें पता है अप्रैल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, इसलिए जनवरी में ही, इसलिए नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ आरंभ में किया था इसको। तो जनवरी वाली जनवरी में, हाँ, नोटिफिकेशन, अप्रैल वाली को प्री ले आए जी, और जून वाली जून में आएगी। ऑलरेडी जून और अक्टूबर की ऑलरेडी उसकी तैयारी हो गई है। सो नाउ देयर विल बी अ रेगुलर टाइम टेबल रहेगा, एनुअल टाइम टेबल रहेगा, रिक्रूटमेंट रहेगा। दूसरा, इसका देखो असर देखो, एक साथ जब बंच में लेते हैं तो ट्रेनिंग सफ़र करती है। आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी है, फिर जल्दी जल्दी लेना होता है, जल्दी जल्दी ट्रेनिंग देनी होती है। अब रेगुलर आएंगे हर साल तो आपकी ट्रेनिंग बहुत बेटर होगी। अब देखो, ट्रेनिंग पे हमें सिग्निफिकेंट फोकस देना है, सिग्निफिकेंट फोकस ट्रेनिंग पे देना है। मॉडर्नाइजेशन भी बहुत हो रहा है, क्योंकि बहुत हो गया। डीजल लोको को आप ठोक पीट के ठीक कर सकते थे, इलेक्ट्रिकल लोको में आपको उसका डेटा से डायग्नोसिस करके उसको ठीक करना पड़ता है। इट्स लाइक कंप्यूटर ऑन व्हील्स, बहुत चेंज आ गया है। आपने थोड़ी देर पहले सदन का जिक्र किया एक आंकड़े के हवाले से। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री यानी आप अश्विनी वैष्णव जी ने कहा, 1 दिसंबर 2022 का जवाब है आपका, देश भर के 18 रेलवे जोन में 3,12,000 नॉन गेस्टेड पोस्ट खाली पड़े हैं। नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा 38,754, वेस्ट, सेंट्रल, इन सब का भी आंकड़ा है। क्या सरकार की मंशा इन सारे पदों को भरने की है या मॉडर्नाइजेशन के क्रम में जैसे सारे जा रहे हैं ना, मैंने आपको डेटा दिया ना, इतना ही आंकड़ा भरे या कुछ ट्रिमिंग भी हो रही है? नहीं, लगातार भरे जा रहे हैं ना। पोस्ट तो सरेंडर हुई है ना सर, 70,000 बहुत सारी चीजें चेंज भी तो हो रही है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूं, पहले प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे जी, पहले
डीजल का एक अलग था पूरा एस्टेब्लिशमेंट, डीजल को मैकेनिकल वाले देखते थे, मैकेनिकल के जो देखते थे, उस एस्टेब्लिशमेंट से शिफ्ट होना ही होना है। तो कुछ जो चीज़ें इररिलेवेंट हो गई है, क्या आप उस पोस्ट को भी अभी भरोगे? नहीं, हम तो खुद ही, हमारी इंडस्ट्री में एआई की वजह से बहुत ट्रिमिंग हो रही है। बात एआई की वजह से नहीं है, मैं कह रहा हूँ चेंज हुआ, डीजल से इलेक्ट्रिकल का पूरा शिफ्ट हुआ। डीजल से इलेक्ट्रिकल में जो शिफ्ट हुआ, और कई तरह के ऐसे फंक्शंस थे जैसे प्रिंटिंग प्रेस चलाना, उन सब का कोई उपयोग नहीं रहा। ऑफिस रनर्स खत्म हो गए, ऑफिस रनर्स की बात नहीं रही। फिर जैसे आपके ये रहे कि एक एथेनॉल से इंजन बनाने का एक सिस्टम था, वो बंद हुआ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट हो गए। तो इन सब जो इररिलेवेंट है उनको तो आपको हटाना ही पड़ेगा ना। रेलेवेंट पे आते हैं, सेमीकंडक्टर फोकस चल रहा है। योर फेवरेट टॉपिक, टेल अस अबाउट इट। देखो, सेमीकंडक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी चीज़ है जो आज हर चीज़ में लगती है। जो भी चीज़ स्विच ऑन स्विच ऑफ होती है घर में, चाहे बिजली का स्विच ऑन ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, एसी ले लो, कार ले लो, स्कूटी ले लो, बाइक ले लो, ट्रेन ले लो, एरोप्लेन ले लो, ये लाइट ले लो, सब जगह। और दुनिया में केवल 7 या 8 देश हैं जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, बनाने की क्षमता है। हाईली, बहुत डीप टेक चाहिए और बहुत बड़ा कैपिटल बेस चाहिए इस चीज़ को करने में। देश में 1962 में पहला प्रयास हुआ था, फिर 65 में प्रयास हुआ, फिर 71 में प्रयास हुआ, 80 में प्रयास हुआ, 84 में प्रयास हुआ, 2004 में बड़ा प्रयास हुआ था, 2007 में बड़ा प्रयास हुआ, 11 में बड़ा प्रयास हुआ। फाइनली सक्सेस मिली मोदी जी को सेमीकंडक्टर फैब, देश में कॉमर्शियल फैब बनाने की, और बहुत अच्छा अग्रीमेंट हुआ है टाटा और पावर चिप है ताइवान की, इनके बीच में। और इससे अपने को एक बेस टेक्नोलॉजी मिलेगी जिससे 50,000 वेफर महीने के बनेंगे। ये वहाँ धोलेरा में बनेगा। फॉक्सकॉन वेदांता वाले में क्या गड़बड़ हुई? वो डील क्यों टूट गई? उनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी, उसको मैं क्या कहूँगा, उसमें वो लोग आपस में उनकी दिक्कत आई। एनीवे, उसके आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, और आज अपने पास 4 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। माइक्रॉन का प्रोजेक्ट, जिसमें अप्रूवल के 90 दिन के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो दुनिया ने इस चीज़ को नोटिस किया। अब 3 प्रोजेक्ट्स, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट साणंद धोलेरा और तीसरा आसाम, इन चारों प्रोजेक्ट से अपने पास बेसिकली सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री का बेस बन जाता है। देखो, इस वैल्यू चेन में सबसे पहले डिज़ाइन में अपनी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब उस स्ट्रेंथ को और मल्टीप्लाई करना है। सेकंड, फैब्रिकेशन। थर्ड, ATMP। अब अपने पास फैब आ गई, ATMP आ गए, तो अपने पास अब पूरी की पूरी ये वैल्यू चेन बन गई। इस वैल्यू चेन में नेक्स्ट लेवल आता है सारे के सारे, जो करीब 16,000 चीज़ें जाती है एक फैब में। 16,000, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। करीब करीब पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट का उपयोग में आ जाता है, तो इट्स रियली कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी की सारी चीज़ों का इकोसिस्टम देश में बने, टैलेंट पूरा बने। 104 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप हुआ है देश में। सेमीकंडक्टर के बीटेक प्रोग्राम्स, एमटेक प्रोग्राम्स, PhD प्रोग्राम्स, क्लीन रूम की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स, वो सब चालू किए। PM साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि 20 साल की टाइम फ्रेम लेके आगे बढ़ो, 20 साल का रोड मैप बना के काम करो, एडहॉकिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। और पूरा फोकस इकोसिस्टम बनाने पे करना है। इस चीज़ से हमें बचना है शॉर्टकट से, कि शॉर्टकट कर दिया, ये अनाउंसमेंट कर दिया, नहीं, बचना इससे, और लॉन्ग टर्म देश के लिए क्या उचित है उस भावना से काम करना है। देश के लिए सर, देश के लिए ही एक और हम सवाल जानना चाहते हैं, जिसमें एक वो बैटल ऑफ पर्सपेक्टिव्स में चेंज हो गई है डेटा प्रोटेक्शन पे। डेटा प्रोटेक्शन पे आप जो लॉ लेके आए हैं, उसमें सरकार का यह कहना है कि हम इंडिविजुअल सिटीजन के डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो फिड्यूशरी है उससे भी, जो लोग इन्वेसिव हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं, उनसे भी उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आलोचक ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कानून को ड्राफ्ट किया गया है, उसमें सरकार ने खुद को इमरजेंसी पावर्स के नाम पर इतना एम्पावर कर लिया है कि अब प्राइवेसी नाम की चीज़ बची नहीं है। इमरजेंसी के समय में तो ऐसा भी संभव होगा कि आप किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या पत्रकारों की अब चिंता ये भी होगी कि भाई हमारा भी डिवाइस हमारे जेब में, हम भी बहुत सारे डाटा ला रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आप इस बात को प्लीज क्लियर कर दीजिए। में देखो जी, करीब करीब 34,000 लोगों के व्यूज लिए गए जी। हर स्टेक होल्डर के साथ डिटेल्ड डिस्कशन किया गया।
दुनिया में यूरोप का मॉडल एक है, बाकी देशों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको लिया गया। हर इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट, हर एक का व्यू लिया गया। इन व्यूज़ को लेके एक स्पष्ट तौर पे एक ऐसा फ्रेमवर्क बना जो फ्रेमवर्क आज सारी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि दिस शुड बी द टेम्पलेट फॉर द वर्ल्ड। वो एक्सेप्ट करी, क्योंकि इनोवेशन कहीं पे कम ना हो जाए और रेगुलेशन कहीं पे ज़्यादा ना हो जाए। प्रोटेक्शन पूरा मिले लेकिन फ्रीडम टू इनोवेट भी बना रहे, क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा आज हमारी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। इन सब को ध्यान में रख के ये जो फ्रेमवर्क बना है, इस फ्रेमवर्क का आज वाकई अगर आप मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं मानना, आप खुद अपने टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना, लोगों से पूछना, आज दुनिया में इस टेम्पलेट को माना जा रहा है कि दिस इज़ अ बेटर टेम्पलेट कंपेयर्ड टू मेनी अदर टेम्पलेट। ये कॉम्प्लीमेंट आपको दावोस में मिला था? कई जगह लोगों ने इसको बहुत स्पष्ट तौर में कहा है और लोग इसको मानते हैं। मतलब आज अगर आप लीगल कम्युनिटी से बात कीजिए, एब्सोल्युटली क्लियर ऑन प्रोटेक्शन, वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन, ये फर्स्ट आती है। तो क्या प्लीज आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, एक नितांत आपसे जुड़ा प्रोटेक्शन का मामला है पेगासस का मामला। इसके बारे में बता दीजिए मंत्री जी, क्योंकि कहा गया, दावा किया तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने कि पेगासस का इस्तेमाल जिन फोन्स पर हुआ 2017 से 19 के बीच, हमने पार्लियामेंट में उस पे स्टेटमेंट्स दिए, आपने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, लेकिन क्लियर स्टेटमेंट्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने जांच के लिए गठित समिति को सहयोग नहीं किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये देखो, बहुत स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में एक बहुत टेक्निकली कॉम्पिटेंट टीम्स ने उस पर काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी रिपोर्ट गई है, ऐसा नहीं है। पर उसी सुप्रीम कोर्ट की ये भी टिप्पणी है मंत्री जी। बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि विशेषज्ञ समिति के साथ केंद्र सरकार ने जांच के दौरान सहयोग पूरी तरह से सहयोग किया है। जिस भी तरह के सिस्टम्स चाहिए थे, जो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। Were you surprised when you got to know कि आपके फोन में भी पेगासस था? ऐसी कोई बात ही नहीं भाई, सभी के फोन जांच हो चुके हैं, सभी के फोन जांच हो चुके हैं। अगर आज भी किसी को डाउट है तो अपना फोन टेक्निकल लोगों को दे, हम नहीं कहते कि सरकार के टेक्निकल को दे, किसी भी टेक्निकल को दे और जाके चेक कराए। डेटा संरक्षण कानून को लेके जो आलोचनाएं सामने आ रही हैं, उन पे क्या कहते हैं आप? अभी तो जवाब दिया मैंने। नहीं, उसमें एक जो लाइन है उस पे मैं थोड़ा सा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, दुनिया 1950 से उठा के सारे कानून उठा लो, उतना विंडो छोड़ते हैं सब सरकार। 1950 देखो कानून कैसे बनता है। कानून बनता है, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर पार्लियामेंट को कुछ पावर्स हैं, उन पावर्स के हिसाब से लॉ बनती है। अब डे टू डे प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट जिसको एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोर्ट्स हो, पुलिस हो, लॉयर्स हो, जैसे सेबी जैसे रेगुलेटर्स हो, वो सारे रूल्स में आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं। ठीक है, तो वो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सदियों से चला आ रहा है, इसमें नया क्या है भाई? जी, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर जो रूल्स और रेगुलेशंस है, उसमें सरकार और जुडिशरी आमने सामने दिखती है। मेरे सामने केंद्र सरकार की तरफ से ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के जो 39 आदेश हैं, उनको गैर कानूनी कोर्ट ने बताया। कहीं नहीं है, वो टोटली कानून की व्यवस्था के हिसाब से कोर्ट हमेशा सहमत नहीं है। आप ये देखो, आप देखो इसको ढंग से कॉन्टेक्स्ट में देखो। जी बताएं। जब इंटरनेट आया 1990s में, 80s में, तब ये नई टेक्नोलॉजी थी और एक लिमिटेड लोगों के IITs में था, कहीं पे था, इस लैब्स में था। कोई ऐसी बड़ी वो नहीं थी कि भाई ऐसी चीज़ है जो हम सबके जीवन में सबका उसका प्रभाव पड़े। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से हम सबकी लाइफ में, ट्रू, आज इंटरनेट हमारे लिए फंडामेंटल चीज बन चुका है। आज बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ्स पे है। तो बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट को सेफ रखा जाए, उसको ओपन रखा जाए, उसको ट्रस्टेड रखा जाए। और आप जो सोशल मीडिया का जो कॉन्टेक्स्ट 90s में था कि कुछ भी उस पर इंटरनेट पे प्रिंट कर दिया, उसमें इंटरनेट चलाने वालों की जिम्मेदारी नहीं है। आज उससे बदलाव आना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हुआ है, लोग उसमें विश्वास करने लगते हैं, वाइडली अवेलेबल है। तो क्या प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। आप एक चैनल चलाते हैं ललन टॉप,
क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप सब चीज़ों को चेक करें, फैक्ट देखें, देख के फिर कुछ भी गलत जाए तो एडमिट करें, करेक्ट भी करें, तो वो चीज़ रिमूव करें अगर कुछ रिमूव भी गलत करें, है तो वो चीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इन कंपनियों को भी। 31 अक्टूबर को एप्पल का नोटिफिकेशन आया, सबने कहा, बहुत हल्ला मचा, फिर मंत्री जी का बयान आया कि हम जांच करवाएंगे। उस जांच का क्या हुआ? जांच चल रही है, टेक्निकल जांच चल रही है, बहुत ही क्लियर, और कोई भी एक भी व्यक्ति मेरे ख्याल से सामने नहीं आया जिसने अपना फ़ोन जांच के लिए प्रस्तुत किया। ये वैसा मामला हो गया है क्या कि ईवीएम हैक हो जाती है लेकिन जब ईसीआई बुलाता है तब कोई नहीं आता है? वैसे ही कुछ वैसा ही है कुछ। तो पर जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? ऐसा होता है ना कि जांच करे किसकी, कोई फ़ोन तो दे। आपको कोई फोन दे, दिक्कत तो यही है कि विपक्षी नेता। तो कहता हूँ कि हमें मत दो भाई, किसी और को दे दो ना, टेक्निकल दूसरे संस्थाओं को दे दो। देखो ऐसा हो गया है कि आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन आरोप को प्रॉपरली उसकी जांच करके ठीक से नेक्स्ट लेवल तक, ट्रुथ तक पहुंचाना, वो भी सोसाइटी में जो लोग विपक्ष में भी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे द हिंदू अखबार ने आरोप क्या लगाया, आंकड़ा प्रस्तुत किया आरटीआई के हवाले से कि प्रधानमंत्री के सेल्फी पॉइंट के लिए हर स्टेशन पे कितने लाख रुपए खर्च किए गए। गलत बात है, एकदम गलत बात है वो। आरटीआई से जानकारी, देखो मंत्रालय ने जानकारी बहुत स्पष्ट है। लोगों के मन में जो आज भावना है मोदी जी के प्रति, वो भावना किसी न किसी तरह से तो व्यक्त होगी ही होगी ना। लोग चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में काम किया था। आप सह प्रभारी थे भूपेंद्र यादव जी के साथ। सर, मतलब पार्टी ने जो काम दिया वो काम करने जाते हैं। बधाई आपको, आप दोनों के नेतृत्व में पार्टी जीती। वहाँ पे देखा आदिवासी से गरीब परिवारों में भी जी, आप उनसे बात करो, स्पष्ट तौर पे निकलता है, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि उनके घर में नल से जल आएगा। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि गैस, मतलब लोग सोचते थे कि गैस का कनेक्शन मतलब अमीरों के घर की चीज़ शहरों में, वो सब चीज़ आज गाँवों में पहुंची है। लोगों के मन में एक बड़ा विश्वास है। परिवार मंत्री बंगले में साथ नहीं रहता है, अलग रहता है, वो हमारी पर्सनल डिसीजन है, उसमें मैं कमेंट नहीं करना कि उनको वो आप लोग आज से कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मेरी पर्सनल। नहीं, लोगों ने कहा कि वो इतने डूबे हुए हैं आकंठ काम में। वो सब छोड़ो ना, उसमें क्या है। पैंट शर्ट क्यों छोड़ना पड़ा? ठीक है, जिस काम में लगे उस काम के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है। जी निखिल, आपका सर, अंतिम हमारे कुछ मेरे नहीं हमारे दोस्तों के सवाल है। जब हमने बताया कि हम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उन्होंने फिर अपने क्वेरीज हमको, कुछ ने सोशल मीडिया के जरिए दी, कुछ ने मेल करके दी। केती का एक सवाल है, उन्होंने अपना अनुभव ये शेयर किया है कि लगातार वो नोटिस कर रहे हैं कि कई सारी पॉपुलर ट्रेन्स, उनमें स्लीपर कोचेस की संख्या घटती जा रही है, एसी कोचेस की संख्या बढ़ती जा रही है। एब्सोल्युटली बड़ी शिकायत कर रहे हैं। भ्रम फैलाने का काम है। ट्रेन का कॉन्फ़िगरेशन एकदम स्टैंडर्ड है। पहला 2/3 1/3 का जो रेशियो है वो रेशियो ऑलरेडी अभी भी मेंटेन्ड है। 2/3 नॉन एयर कंडीशन और 1/3 एयर कंडीशन। ये गोंडवाना एक्सप्रेस का सर नाम लिख रहे हैं कि S13 तक था, अब S2 पे खत्म हो जाता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। एक जो प्रॉब्लम आई, LHB कोच जब लगाते हैं तो LHB कोच के नीचे डायनामो लग के पावर जनरेशन अपने आप नहीं होता है, तो उसके कारण एक पावर कार लगानी पड़ती है। करेक्ट, पावर कार अलग से लगानी पड़ती है, EOG जो लगता है। अब उसकी जगह भी ऑलरेडी HOG टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके कारण थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन वो भी सॉल्व हो रही है। लेकिन साथ ही साथ अमृत भारत ट्रेन जो कि पूरी की पूरी नॉन एयर कंडीशन 2 आई हैं जो, और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उसका प्रोडक्शन चालू हो रहा है। सर, एसी को लेकर ही हमारे कुछ और दर्शकों ने इस तरह की चीज़ें फ्लैग की हैं कि एक टाइम था जब एसी को एक कंफर्टेबल ट्रैवल की तरह इमेजिन किया जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब जब सीजन आता है तब एसी में भी भरपूर भीड़ हो रही है। बेटिकट यात्री चढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे दे करके एक वैलिड टिकट खरीदा है वो अपनी सीट पर बैठ नहीं पा रहे हैं, वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, और वो पिक्चर्स के साथ। एक बात ट्विटर पे देखो, एक बात बताऊं जी, बहुत सारी चीज़ों में आज बिकॉज कई वर्षों तक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, उसके कारण कैपेसिटी बढ़ी नहीं। लेकिन अब कैपेसिटी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, आज डेली 15 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रेलवे ट्रैक नए बन रहे हैं। लोकोमोटिव हो, कोच हो, सब के सब का प्रोडक्शन बढ़ा है। तो आने वाले समय में जो आज 700 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, उसको 1000 करोड़ पे ले जाने की कैपेसिटी अपन क्रिएट कर रहे हैं, देश क्रिएट कर रहा है। और मोदी जी का बहुत स्पष्ट फोकस है रेलवे पे।
इसी के कारण आज जो इन्वेस्टमेंट आया है और जो एग्जीक्यूशन की पेस बढ़ी है, आने वाले समय में आप देखोगे रेलवे का टोटली एक नया स्वरूप होगा। आखिरी सवाल, यदि देश का कोई नागरिक या भारतीय रेलवे का कोई कर्मचारी मंत्री अश्विनी वैष्णव को कोई दुरुस्त सलाह देना चाहे या शिकायत करना चाहे तो क्या तरीका है? कोई ऐसे स्पेसिफिक कॉल सेंटर जैसा सारे सुझाव कोई आते हैं। ईमेल आईडी, कैसे, हाउ शुड दे रीच आउट टू यू? बहुत सारे हमें तरीके बताया से किसी ने आपको फ्लाइट में टिश्यू पेपर पे भी एक सुझाव दिया था वेस्ट सुझाव मैनेजमेंट को जहाँ से लेके। भी आए वो स्वागत योग्य है, क्योंकि देखो ओपन माइंड के साथ काम करना चाहिए। ये देश बहुत बड़ा है, देश बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस देश के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो भी इन चैलेंजेस को सॉल्व करके विकसित भारत के जो संकल्प है उस संकल्प तक पहुंचाने में कंट्रीब्यूट करना चाहे वो उनका स्वागत है। और हर आइडिया अच्छा आइडिया होता है, उसको प्रूव करना चाहिए कि या तो प्रूव होगा या डिसप्रूव होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, या कोई इंटरमीडिएट उसका कुछ अच्छा उपयोग हो जाएगा, कुछ निकल जाएगा। ऐसे करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। हर चीज़ में प्लसेस माइनसेस होते हैं, माइनसेस को पकड़े रख के अगर ज़िंदगी निकालनी है तो कई साल देश ने ऐसे वेस्ट किए थे ना। पहले 4 दशक लॉस्ट डिकेड्स थे। अब उस तरीके से नहीं, अब एक नए जज्बे के साथ काम करना है। 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने क्लियर स्पष्ट तौर पे रखा है कि विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। हमारे दफ्तर के बाहर एक चचा मिले बिहार, कह रहे थे गजबे कॉन्फिडेंस है, चुनाव 24 में है, 47 तक की बात कर रहे हैं, कैबिनेट वालों से कह रहे हैं जल्दी फिर मिलेंगे। अगर देखो देश में इस तरह की सोच पहले होती तो आज ये देश का जो अपनी एनर्जी है और जो लोगों की क्षमता है, देशवासियों की जो क्षमता है, वो क्षमता बहुत बड़ी है। आप देखते हो, सेमीकंडक्टर की बात करूं तो दुनिया के सारे कंपनीज में चीफ टेक्निकल ऑफिसर भारतीय है, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर भारतीय है, रिसर्च भारत के लोग कर रहे हैं। दुनिया का 1/3 टैलेंट भारत में, तो क्यों नहीं बन पाई थी फैब अब तक? मोदी जी ने आके बनाई। इस जज्बे के साथ काम करते रहना पड़ेगा भाई। 20 साल का आगे सोचेंगे नहीं तो देश में कैसे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बिना कैसे डेवलपमेंट होगा? ये सही सोच है। आप सुन रहे थे देश के रेलवे, संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। मंत्रालय इतना ज़्यादा पब्लिक से जुड़ा हुआ है, सवाल इतने ज़्यादा थे, लेकिन समय की मर्यादा है। जितने भी सवाल हम पूछ पाए अश्विनी वैष्णव जी ने उनका जवाब दिया। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जमघट में जवाबदेही का सिलसिला चलता रहेगा। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बताया नहीं, शायद अभी पार्टी ने फॉर्मली अनाउंस नहीं किया है, पर हमारे सोर्सेज ने कहा है कि चुनाव की दृष्टि से भी सांगठनिक स्तर पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। पार्टी जो काम देगी कार्यकर्ता को करना है भाई। मौनम स्वीकृति लक्षणम। देखते रहिए लल्लन टॉप।